बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नेक्स्ट हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ गायनकोलॉजी। ठीक है जी, जिसको हम सिंपल गायनी भी कहते हैं, बट एक्चुअली गायनी और ऑप्स ये दो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ है, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। हम पहले गायनी को डिस्कस करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हम फिर ऑप्स के जो टॉपिक्स हैं उनको अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। पहले तो गायनी के बारे में अगर आप लोगों से सिंपल कोई पूछे कि गायनी क्या है, व्हाट इज़ गायनकोलॉजी, so it is the branch of medicine in which we deal the diseases specific to female। मतलब इसमें वो डिजीज डिस्कस की जाती है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द फीमेल दैट अफेक्टिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल। तो वो डिजीजेज जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टारगेट करती है, उन डिजीज की स्टडी को हम क्या कहते हैं, गायनकोलॉजी कहते हैं। पहले डेफिनेशन लिखे कि इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लोगों ने कैसे करनी है। तो लिखे the branch of medicine which deals diseases specific to female affecting reproductive system that is called गायनी। ठीक है जी। इनडायरेक्टली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ हेल्थ रिलेटेड इशू ऑफ अ फीमेल स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज कॉल्ड गायनी। इसको हम गायनी कहते हैं। ठीक है जी। अब इसमें जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। पहले हम मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल पढ़ेंगे, फिर इसकी हम एबनॉर्मेलिटीज पढ़ेंगे कि एमेनोरिया क्या है, पोलीमेनोरिया क्या है, ओलिगोमेनोरिया क्या है, डिस्मेनोरिया क्या है। वी विल डिस्कस द एबनॉर्मेलिटी लेटर, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है जी। एक्चुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस, a series of changes, ब्रैकेट में लिखे वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मोनल चेंजेस, a series of changes that is hormonal changes occur in female after puberty, which each month which possible या इंक्रीज द चांसेस ऑफ पॉसिबल प्रेगनेंसी। जिससे कौन सी चीज़ पॉसिबल होती है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को हम कंसेप्शन भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब भी फीमेल क्लिनिक के अंदर आती है विद कंप्लेंट ऑफ इनफर्टिलिटी कि शी कांट एबल टू कंसीव, शी कांट एबल टू गेट प्रेग्नेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अ गायनोकोलॉजिस्ट फ्रॉम हर आइदर योर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉर्मल और नॉट। ठीक है जी। सो नॉर्मल रेगुलर मंथली साइकिल विच इज अकरिंग इन अ फीमेल इज वन ऑफ द श्योरिटी फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी होने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलर होना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी। कि अगर एक फीमेल है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है तो फिर उस फीमेल के अंदर कंसेप्शन या प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है जी। आप लोग को यह भी पता होना चाहिए, यहाँ पे दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, नोट में आप लोगों ने लिखना है। मिसाल के तौर पे एक वर्ड हम यूज़ करते हैं मेनार्की, ये नाम सुने कि नहीं। वन इज कॉल्ड मेनार्की, अनदर इज कॉल्ड मीनोपास। ठीक है जी। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, वन इज मेनार्की, अनदर इज मीनोपास। ठीक है जी। जो मेनार्की है दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑनसेट ऑफ मेंसेस। अगर एक फीमेल है उसकी पहली मेंसेस जो आती है फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड मेनार्की। तो फर्स्ट टाइम ऑनसेट ऑफ
मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज कॉल्ड मेनार्की, इसको हम मेनार्की कहते हैं। अब नॉर्मली ये भी पूछा जाता है कि एक फीमेल में जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, लेकिन 10 to 16 ईयर्स, कितना 10 to 16 ईयर, लेकिन जो एवरेज है मेजॉरिटी फीमेल के अंदर ये 13 ईयर्स में आ जाती है, ठीक है जी। लेकिन कुछ फीमेल में अराउंड द एज ऑफ 11 ईयर, कुछ में अराउंड द एज ऑफ 15 ईयर ये स्टार्ट हो जाती है, दैट विल बी नॉर्मल। अब सवाल ये है कि अगर एक फीमेल है उसकी एज 16 साल हो गई है बट स्टिल उसकी मेनार्की नहीं हुई, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई, दैट विल बी प्राइमरी एमेनोरिया। वो क्या है? प्राइमरी एमेनोरिया है। ये हम डिस्कस करेंगे बाद में डिटेल से कि प्राइमरी एमेनोरिया में हम ये भी देखते हैं कि मेंसेस तो नहीं है बट अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है। लाइक मिसाल के तौर पे हेयर इन द प्यूबिक एरिया, हेयर इन द आर्म पिट, ये भी देखी जाती है। अगर एक फीमेल है उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है बट उसकी उम्र 16 साल हो गई बट फिर भी उसको मेंसेस नहीं आई तो प्राइमरी एमेनोरिया है। बट अगर एक फीमेल है उसकी अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं है और उसकी मेंसेस नहीं आई 13 साल की उम्र तक, तो उसको हम प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। तो विद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हम अगर फीमेल को देखते हैं कि हाउ मच टाइम इफ शी कांट डेवलप में प्यूबर्टल साइन अपेयर करती है और सबसे पहले उसकी जो फर्स्ट टाइम मेंसेस आती है उसको हम क्या कहते हैं? मेनार्की कहते हैं। और दूसरी बात यह है जब फीमेल की एज जो है वो 8 से लेके 11 साल होती है, कितनी? 8 से लेके 11, तो सबसे पहला जो प्यूबर्टल साइन डेवलप होती है फीमेल में वो ब्रेस्ट बर्ड्स होती है। क्या होती है? ब्रेस्ट बर्ड। तो अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स को हम तेलारकी कहते हैं। क्या कहते हैं? तेलारकी, TELERCHE, दैट इज कॉल्ड तेलारकी। So appearance of the breast buds, that is called a telarchy, the first pubertal sign in the female which is occurring around the 8 to 11 years of age, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? that is menarche। और यहाँ पे लिखे नॉर्मल, नॉर्मल से मुराद फिजियोलॉजिकल परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंसेस, ठीक है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल अराउंड 45 to 55 ईयर ऑफ एज, दैट इज कॉल्ड ऑफ मेनोपॉज। के 45 से 55 साल की उम्र में एक फीमेल की जो मेंसेस परमानेंटली स्टॉप हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है जी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और जो ओवरी है उसमें फोलिकल जो है वो वक्त के साथ साथ डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, तो सीजेशन ऑफ फोलिकल कम होने की वजह से जो फीमेल है वो फिर ओल्डर एज के अंदर 50 साल 55 साल के बाद उसकी जो मेंसेस है वो परमानेंटली खत्म हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। बाद लोग कहते हैं कि नो मेंसेस इज कॉल्ड मेनोपॉज। अब नो मेंसेस तो एमेनोरिया भी है लेकिन एमेनोरिया मेनोपॉज नहीं है। मेनोपॉज इज अ फिजियोलॉजिकल, इट इज अ नॉर्मल बट इट इज एज डिपेंडेंट। क्या है? एज डिपेंडेंट है, ठीक है। ये दो वर्ड समझ गए क्या? नहीं। अब हम आते हैं द टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ। जब फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना ईच मंथ, तो आप लोगों ने जितना इसको सही तरीके से याद किया उतना आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं फीमेल के अंदर उसमें MCQs आते हैं, ड्रग्स वगैरह, वो आप लोग को आसान होगी। पहले हमें फिजियोलॉजी समझनी है कि मतलब नॉर्मल किस तरह होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम डिवाइड करते हैं मेनली 2 फेजेस में। कितने फेज में? 2 फेज। पहला फेज लेके फोलिकुलर फेज। एक क्या होता है? फोलिकुलर। अभी जो हम डिस्कस करेंगे इस फेज का नाम है दैट इज कॉल्ड फोलिकुलर फेज, विच इज इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड फोलिकुलर फेज। अभी जो फोलिकुलर फेज होता है इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने समझने हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए एक्चुअली इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं प्रैक्टिकली। मिसाल के तौर पे जब भी एक फीमेल की ब्लीडिंग स्टार्ट होती है ना, ब्लीडिंग, इसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। तो जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है एक फीमेल की फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ब्लीडिंग, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ब्लीडिंग जो फेज स्टार्ट होती है वो फोलिकुलर फेज है। तो इट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होती है और ये चलती रहती है। जब LH हार्मोन पीक पे पहुंच जाता है, कौन सा? LH, तो फिर ये खत्म हो जाती है। तो आप लोगों से अगर कोई ये पूछे कि यार फोलिकुलर फेज कहां से कहां तक होती है,
स्टार्ट फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन एंड ऑन एलएच सर्च। समझ रहे कि नहीं? तो हम नंबर 1 तो लिखे स्टार्ट विद मेंस्ट्रुएशन, स्टार्ट फ्रॉम menstruation and on which hormone? LH सर्ज। एक्सीलेंट, ठीक है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सर्ज होती है उस पर जाकर ये फेज क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फेज में बी वेरिएबल। कुछ फीमेल में ये 13 दिन होती है, कुछ फीमेल में 18 दिन होती है, कुछ फीमेल में 20 दिन होती है। तो फोलिकुलर फेज में वेरी, बट टिपिकली इन आइडियल सिचुएशन इट लास्ट फॉर 13 डेज। हाउ मेनी? 13 डेज। यहां पे लिखे इट मे वेरिएबल, it may variable but typically last for how many days? Very good, last for 13 days। इसको स्टार करें बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे एमसीक्यूज में काम आएगी। इट इज वेरिएबल। नंबर 2 आप लोगों ने लिखना है कि इस फेज के अंदर होता क्या है। फीमेल में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या हाइपोथैलेमस है वहां से GnRH स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो देखिए इस फेज के अंदर देयर इज इंक्रीज गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज कॉल्ड GnRH रिलीज। GnRH स्टैंड फॉर गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और ये जो GnRH है ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे आकर काम करता है और वहां से FSH बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? FSH। तो यहाँ पे लिखे इट इंक्रीज द लेवल ऑफ FSH। FSH स्टैंड फॉर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये फोलिकल पे काम करती है, तो लेके इंक्रीज ग्रोथ ऑफ द फोलिकल। ये फोलिकल की ग्रोथ को बढ़ाती है इनसाइड द ओवरी। कहां पे? ओवरी के अंदर। यहां पे लिखे इंक्रीज ग्रोथ ऑफ फोलिकल। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन है जो आप लोगों ने नहीं भूलना कि जितना फोलिकल की मेच्योरेशन होगी, ग्रोथ होगी, फोलिकल क्या करेगी? रिलीज वन स्पेशल हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। वो क्या है? तो यहां तक आप लोगों के 2 एमसीक्यूज क्लियर हो गए। पहला एमसीक्यूज ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन द फोलिकुलर ग्रोथ या फोलिकुलर मेच्योरेशन? आंसर इज FSH। एंड विच हार्मोन कम फ्रॉम फोलिकल? दैट इज एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन है। द प्रीडोमिनेंट हार्मोन, द प्रीडोमिनेंट हार्मोन इन द फोलिकुलर फेज वो एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। अब सवाल ये है ये जो फोलिकल है ना, फोलिकल, इसकी ग्रोथ कहां पे होती है? ओवरी में होती है। कहां पे? ओवरी में। इस फेज के अंदर ग्रोथ किसकी होती है? फोलिकल की, इसलिए नाम क्या रखा गया है? फोलिकुलर फेज है। बट ये होती कहां पे है? इसलिए इसका नाम ओवेरियन फेज भी होता है। क्या होता है? ओवेरियन। बट अभी तक ओवम रिलीज हो, इसलिए प्री ओवेलेटरी फेज भी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री ओवेलेटरी। तो फोलिकुलर फेज को ओवेरियन फेज भी कहते हैं, इसको प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहा जाता है। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को मजीद इंटरेस्टिंग बता दूं और इसमें कुछ चीजें मजीद क्लियर करो। तो देखें बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे ऐसा करते हैं, डायग्रामेटिकल एक व्यू लेते हैं। देखें फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें दिस इज ओवरी। ये क्या है? ओवरी है फॉर एग्जांपल। अब इस ओवरी के अंदर इस तरह छोटे छोटे फोलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? फोलिकल्स। मतलब दीज आर वेरी वेरी माइन्यूट फोलिकल एंड देयर आर सो मेनी, कि बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। अब ओवरी के अंदर वो फोलिकल जो छोटे होते हैं और अभी तक मेच्योर हो नहीं होते, इमेच्योर होते हैं, उनको कहते हैं प्राइमोडियल फोलिकल। कौन से फोलिकल? प्राइमोडियल फोलिकल होते हैं। ठीक है जी। अब इन फोलिकल में 1 या 2 या 3 4 दे स्टार्ट टू मेच्योर। ये स्टार्ट हो जाते हैं मेच्योर एंड दैट इज अकरिंग ईच मंथ। ये हर मंथ होता है। इन प्राइमोडियल फोलिकल में कुछ ऐसा फोलिकल बाहर आता है कि वो थोड़ा सा साइज में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बट एम्ब्रियोलॉजी में कहते हैं कि जो प्राइमोडियल फोलिकल है उनका जस्ट एपिथेलियम चेंज हो जाता है। कौन सा? एपिथेलियम। और एपिथेलियल चेंज की वजह से जो प्राइमोडियल फोलिकल थोड़ा सा साइज अटेन करता है, इसको प्राइमरी फोलिकल कहा जाता है। कौन सा? प्राइमरी। तो जो प्राइमरी फोलिकल है वो कहां से आए हैं? प्राइमोडियल फोलिकल से आए हैं। तो यहाँ पे इसको लेके मिसाल के तौर पे दिस इज विच फोलिकल? प्राइमरी फोलिकल। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब ये जो प्राइमरी फोलिकल, अब इन फोलिकल के अंदर एग्स होती है। क्या होती है? एग्स होती है, जिसको ओवम कहा जाता है।
मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आप लोग को बताता चलूँ कि दीज फोलिकल कंटेन व्हाट, आंसर इज ओवम, इनके अंदर एग्स होती है। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि जो प्राइमरी फोलिकल है ये मजीद मैच्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मजीद मैच्योर हो जाएगा। और आप लोगों को पता है इसके अंदर एग तो पड़ा है। अब इस प्राइमरी फोलिकल को मजीद मैच्योर करना, टू कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी फोलिकल, दैट इज डन बाय एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए कि जो एफएसएच है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट कन्वर्ट प्राइमरी फोलिकल इनटू सेकेंडरी फोलिकल। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फॉर एग्जांपल कि दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फोलिकल। ये हमारे पास क्या है? सेकेंडरी फोलिकल है। ये एग्जाम में आता है कि जो प्राइमोडियल फोलिकल प्राइमरी में जाता है वो एपिथेलियल चेंज की वजह से होता है, बट जो प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ विच हार्मोन? एफएसएच बनता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से बनता है। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? अब गौर से सुने, ये जो सेकेंडरी फोलिकल है ना, प्लीज गौर से सुने, ये मजीद क्या हो जाता है? मतलब मेच्योर हो जाता है। अब देखें, ये इस तरह मेच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और इस फोलिकल के अंदर आप लोगों को पता है क्या चीज पड़ी है? दैट इज कॉल्ड ओवम, दैट इज कॉल्ड ओवम। अब ये जो फोलिकल बना है ये सब के अंदर मेच्योर फोलिकल है, सबसे ग्रेट फोलिकल है, सबसे बड़ा है। इसको ग्रेपियन फोलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेपियन इज अ ग्रेट फोलिकल। तो आप लोग कहेंगे कि सेकेंडरी फोलिकल से भी जो मेच्योर फोलिकल बनता है उसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड ग्रेपियन फोलिकल। सबस इंटरेस्ट लिया करें और एक्टिव हो जाए ताकि आप लोग इसको सीखें। दैट इज कॉल्ड ग्रेपियन फोलिकल। अब सवाल ये है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि जो ग्रेपियन फोलिकल है या जो ग्रेट फोलिकल है, इसके अंदर क्या होता है? दैट इज ओवम। एग होता है कि नहीं होता? अब ये जो एग है जो इसके अंदर पड़ा है, अब ये जो ग्रेट फोलिकल है ना, इसके बाहर ये जो लेयर होती है सेल का, इसका नाम जोना पेलोसीडा है। क्या है? जोना पेलोसीडा। ये नाम सुना है कि नहीं? मतलब द लेयर विच सराउंडेड ग्रेट फोलिकल, दैट इज कॉल्ड जोना पेलोसीडा। ठीक है, इसको हम कहते हैं जोना पेलोसीडा। ये इसका लेयर होता है। और जो जोना पेलोसीडा है, इधर देखे, ये ब्लैक कलर, कुछ स्पेशल जोना पेलोसीडा लेयर ऐसा भी होता है जो स्पेसिफिकली किसको सराउंड करता है? नहीं, ओवम को। किसको सराउंड करता है? ओवम को। अब ये जो रेड कलर मैंने बनाई है ना, ये भी जोना क्या है? पेलोसीडा है। बट ये वो स्पेशल जोना पेलोसीडा है जो किसके इर्द गिर्द है? ओवम। इस स्पेशल जोना पेलोसीडा को जो ओवम के इर्द गिर्द आती है उसको कॉलमस ऊपोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलमस ऊपोरस। तो कॉलमस ऊपोरस सेल्स आर दो जोना पेलोसीडा सेल विच सराउंडेड द ओवम, जो किसको सराउंड करती है? ओवम को सराउंड करती है। अब गौर से सुने, फीमेल ने मिसाल के तौर पे जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट की ना, उसी दिन से हाइपोथैलेमस ने क्या बनाना शुरू किया? जीएनआरएच। फिर जीएनआरएच को एफएसएच निकालने में, एफएसएच का फोलिकल की ग्रोथ में, और फोलिकल की ग्रोथ से लेके ग्रेपियन फोलिकल बनने में तकरीबन राउंड अबाउट 13 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 13 दिन लगते हैं। अब ये कौन सा फेज चल रहा है? फोलिकुलर फेज चल रहा है, क्योंकि इस फेज के अंदर ऑल अबाउट फोलिकल सब कुछ चल रहा है। प्राइमोडियल से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से ग्रेपियन फोलिकल बनता है। बट इस फेज के अंदर देखा तो ये सब कुछ किधर हो रहा है? ओवरी के अंदर, इसलिए इसका नाम ओवेरियन फेज भी होता है। ठीक है जी। अब यहां तक गौर से सुने, यहां तक जितना फोलिकल मेच्योर होंगे उतना उससे क्या बनेगी? एस्ट्रोजन। क्या बनेगी? दिस इज द एमसीक्यूज ऑफ द डे। दिस एस्ट्रोजन विल गोज, जितना ग्रेपियन फोलिकल बनेगा उतने एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा बनेगी। दिस एस्ट्रोजन गोज इन द पिट्यूटरी एंड टू से यू हैव टू रिलीज एलएच हार्मोन। क्या बनाना है? एलएच हार्मोन। तो ये फेज स्टार्ट हुआ था जिस दिन फीमेल की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी मेंस्ट्रुएशन से। अब ये एंड होगा जब क्या बनेगा? एलएच। लेकिन एलएच हार्मोन बनाने में किसका रोल है? एस्ट्रोजन का रोल होता है। अब समझ गए कि नहीं? तो यहां पे जो क्वेश्चन है, अब जो हार्मोन यहां पे न्यू आएगा उसका नाम क्या बनेगा? एलएच। और एलएच कम आएगा कि ज्यादा? इसलिए इसका नाम क्या है? एलएच सर्ज है। क्या है? एलएच सर्ज। एलएच सर्ज रिलीज बाय विच हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन है। अब मैंने कहा व्हाट इज कॉलमस ऊपोरस? स्पेशल टाइप ऑफ जोना पेलोसीडा, एंड दीज सेल्स आर मोर सेंसिटिव टू एलएच हार्मोन। ये एलएच हार्मोन को ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जो एलएच हार्मोन है ये कॉलमस ऊपोरस पे काम करेंगे कि नहीं? अब गौर से सुने, मुझे ये बताए, शाबाश, ये मैं कौन सा फोलिकल बनाने जा रहा हूं? व्हाट इज दिस? दैट इज कॉल्ड ग्रापियन फोलिकल। कौन से? ग्रापियन। और ये कौन से सेल है? कॉलमस
ooporus, लेकिन अब यहां पे सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर जो ओवम थी अब वो बाहर आई है। कहां आई है? बाहर आई है। तो रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम वेयर? ग्राफियन फॉलिकल ड्यू टू विच हार्मोन? LH हार्मोन इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये क्या है? ओव्यूलेशन है। ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ ओवम, कि ओवम का रिलीज होना ग्रेपियन फॉलिकल से ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज कॉल्ड ऑफ ओव्यूलेशन। एग्जाम क्वेश्चन, which of the following hormone mainly help in the ovulation? आंसर इज LH सर्ज। वो क्या है? LH सर्ज है, which is very very important one। LH सर्ज एक ऐसा हार्मोन है, LH हार्मोन। FSH तो फोलिकल स्टिमुलेशन करता है, बट जो LH है वो एक्चुअल ओवम निकालता है, और जब तक ओवम नहीं निकलेगी वो स्पर्म को नहीं मिलेगी, देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन, देयर विल बी नो प्रेगनेंसी। तो ओव्यूलेटरी हार्मोन कौन सा होता है? LH हार्मोन। एक फीमेल आती है, कहती है कि मैं पिछले 2 साल से ट्राई कर रही हूँ, वो प्रेग्नेंट नहीं होती। मतलब ये है कि वो अपने कपल्स जो है ना, अपने कपल्स के साथ मिलती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी उनको प्रेगनेंसी नहीं होती। तो अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट लिखती है हार्मोनल प्रोफाइल करे, उसमें FSH LH देखते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, इट विल मेक सम सेंस और नॉट। यस, फॉर इनओव्यूलेटरी फेजेस इन सम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ओके, बट FSH इज नॉट कम, LH इज नॉट कम। अगर FSH LH ना आए, कैन फोलिकुलर मैच्योरेशन ओव्यूलेशन अकर? नो। अगर ये नहीं है तो देयर विल बी नो प्रेगनेंसी। इसीलिए प्रॉब्लम ब्रेन में होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड में होगी, लेकिन इफेक्ट उसका फर्टिलिटी पे जाएगी। समझ रहे कि नहीं? इसलिए प्रेगनेंसी ना होने की सूरत में हार्मोनल प्रोफाइल को जरूर किया जाता है, और जो हार्मोनल प्रोफाइल है फीमेल में, उसमें 3-4 चीजें चेक की जाती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH एंड LH किया जाता है। इसको हार्मोनल प्रोफाइल कहा जाता है। ठीक है जी, अब गौर से सुने। अब यहां पे मुझे बताएं ये कौन सा फोलिकल है? क्या बात? ग्राफियन फोलिकल। बिफोर ओव्यूलेशन, आफ्टर? अब ये वो ग्राफियन फोलिकल है जिसमें ओवमो नहीं रहे, फिर उसको कार्पस लूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस लूटियम। अब ये सारे नाम आप लोगों ने सुने हैं, बट यू डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दोस टर्म। कार्पस लूटियम इज अ ग्रेपियन फोलिकल बट आफ्टर ओव्यूलेशन। किया ग्रेपियन फोलिकल विदाउट ओवम इज कॉल्ड कार्पस लूटियम। तो कार्पस लूटियम ओव्यूलेशन से पहले बनेगी कि बाद में? बाद में बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हम क्या रखेंगे? शाबाश, सारे बोले, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है जी, कार्पस ल्यूटियम, इसको कार्पस लूटियम कहते हैं। और जो कार्पस लूटियम है ये क्या करेगी? इट सिक्रीटेड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये क्या बनाएगी? प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन बनाएगी। तो यहां पे लिखे एग्जाम क्वेश्चन, इट विल सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन कम फ्रॉम द फोलिकल, बट प्रोजेस्टेरॉन कम फ्रॉम द कार्पस लूटियम। ये कार्पस लूटियम से आएगी। यहां तक सब समझ रहे कि नहीं? तो यहां पे गौर से सुने, अगर एक फीमेल है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है। कितना? तो यहां से लेके यहां तक कितने दिन लगेंगे? 13। बट हमने कहा इट में बी वेरिएबल एज वेल, लेकिन यूजुअली टिपिकली ये जो ओवम निकलती है ना, इसको ओव्यूलेटरी डे कहते हैं कि नहीं? ये ओव्यूलेटरी दिन है ना, ओव्यूलेटरी डे है। अब ये जो ओव्यूलेटरी डे है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14 डे होता है। कौन सा होता है? 14 डे होता है, कि 14 डे के ऊपर ओवम रिलीज होती है उन फीमेल में जिसकी साइकिल 28 डेज की होती है, जिसकी साइकिल 28 डेज की होती है। समझ रहे कि नहीं? तो किस दिन पे ओवम रिलीज होगी? 14 डे पे जो है ना वो रिलीज होगी ना। सवाल ये है, अब आप लोग को मैं एक पॉइंट बताने जा रहा हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखें कि 8-14 डे wording should be remember, 8-14 day of the cycle in a female, the estrogen reached the peak। मेरी बात समझ रहे हैं? 14 डे के ऊपर ग्रेपियन फोलिकल बना है कि नहीं? तो जितना मेच्योर फोलिकल होगा उतना एस्ट्रोजन रिलीज हो ज्यादा होगी। तो एट 14 डे ऑफ द साइकिल एस्ट्रोजन इज इन द पीक, एंड दैट एस्ट्रोजन गोज इन द पिट्यूटरी टू रिलीज मोर LH हार्मोन। क्या बनाएगी? LH। एंड व्हेन दैट LH हार्मोन कम टू रिलीज द ओवम ऑन 14 डे, दैट विल बी ओव्यूलेटरी डेज। वो क्या है? ओव्यूलेटरी डे। और उस डे के ऊपर जब ओवम रिलीज होगी, रिमेनिंग स्ट्रक्चर को हम कार्पस लूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस लूटियम कहते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर है कि नहीं? अब ये जो एस्ट्रोजन है, क्या ये क्या करता है? किसको रिलीज करेगा? LH। यू पीपल शुड बी एक्टिव। किसको रिलीज करेगा? और दूसरा काम यह करता है, यूट्रस में जाके एंडोमीट्रियम को प्रिपेयर करना शुरू करता है, उसकी लाइनिंग को मेंटेन करना शुरू करता है। और अभी ओवम आई है, ओवम इज रिलीज,
बट क्या बना है, कार्पस लूटियम, और उसने क्या बनाया है, एंड दिस प्रोजेस्टेरॉन गोज इन द यूटरस टू मेंटेन एंडोमेट्रियम, द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटरस वेरी थिक, इसको वस्कुलराइज बनाता है, उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ाता है कि अब चांस ये है कि ओवम रिलीज हुई है, क्या पता ये फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, बाहर से स्पर्म सेल आकर जायगोट बने, ताकि यूट्रस पहले से प्रिपेयर्ड हो। समझ रहे कि नहीं? तो अगर एग्जाम में आ जाए कि वो कौन सा हार्मोन है प्रीडोमिनेंटली जो ओवम रिलीज करने के बाद यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, तो वो भी प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन इज पीपी पर प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। ये क्या है, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। यह एंडोमेट्रियम के अंदर क्या करेगी, दैट विल बी मेनली इंक्रीज वस्कुलरिटी, इंक्रीज थिकनेस, इट विल बी कीप इट वेरी स्ट्रांग, ताकि कल को इम्प्लांटेशन हो तो वो बच्चे को होल्ड कर पाए। समझ रहे कि नहीं? तो अब यहां पे देखे, गौर से सुने, हमने कौन सा फेज पढ़ा, फोलिकुलर फेज, फिर कौन सा फेज पढ़ा, ओवुलेटरी फेज। अब जब 14 दिन के बाद ओवम रिलीज होगी तो नेक्स्ट लेके ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी, ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाएगी। यहां तक सब क्लियर है कि नहीं? अब इसमें जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होती है उस फेज का नाम है दैट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज। तो यहां पे लेके दैट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज। देखिए फेज मेनली दो है, फोलिकुलर फेज और ल्यूटियल, और यहाँ पे ओवुलेटरी डे है। ये ओवुलेशन दिन है, ओवुलेटरी डे होता है। अब देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट गौर से सुने, दिस फेज इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये फेज क्या है, कांस्टेंट है। ये बहुत बड़ी बातें हैं, आप लोग को आगे फ्यूचर में पता चलेगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन अभी हम हल करेंगे, यू पीपल विल नो द इंपॉर्टेंस। फोलिकुलर फेज वाज वेरिएबल, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट है। यहां पे लिखे दिस फेज इज कांस्टेंट, द लेंथ ऑफ दिस फेज इज व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है जी। अब कांस्टेंट से मुराद ये है चाहे साइकिल कितने दिन की भी क्यों ना हो, ये 14 डेज का ही होता है। ल्यूटियल फेज कितना होता है, 14 डेज का होता है। ठीक है, ये 14 से ज्यादा नहीं होता। ठीक है जी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो जो 14 डेज है यहां से ज्यादा नहीं होगा। इसमें जो चेंजेस है, चेंजेस वो क्या होगी, लेकिन चेंजेस इस फेज के अंदर चेंजेस क्या है, फोलिकुलर में कौन सा हार्मोन प्रीडोमिनेंट था, एस्ट्रोजन, और यहां क्या होगा, एस्ट्रोजन रिप्लेस बाई, ये चेंज आया है कि नहीं, कि इस फेज के अंदर जो एस्ट्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर, कार्पस लूटियम से आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि प्रोजेस्टेरॉन मेक एंडोमेट्रियम व्हाट, वस्कुलराइज एंड थिक। ठीक है, यहां पे लेके प्रोजेस्टेरॉन मेक विच लेयर, क्योंकि यही लेयर होता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है। ठीक है, लेयर वस्कुलराइज एंड थिक, ये इसको थिक बनाएगी। ठीक है जी, वस्कुलराइज बनाएगी। वहां पे जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है ना, उनकी तादाद बढ़ाएगी ताकि वो सिक्रीशंस बढ़ाए, वो लुब्रिकेट रहे, आने वाले जायगोट का वेलकम करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एंडोमेट्रियम सिक्रीशन ना दे सो दे आर नॉट वार्म वेलकमिंग। ठीक है ना, तो मतलब एंडोमेट्रियल लेयर के अंदर छोटे छोटे वदूद होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, उनसे सिक्रीशन बढ़ाती है। इनको सिक्रीटरी पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिक्रीटरी। तो हम पहले के इंक्रीज एंडोमेट्रियल ग्लैंड सिक्रीशन, और ऐसे कंसेप्ट को हम कौन सा फेस कहेंगे, सिक्रीटरी फेस कहते हैं। अब समझ गए क्या नहीं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब सवाल ये है कि अगर ये तैयारी वगैरह हो रही है ना, कि इसलिए हो रही है कि हु नोज ओवम को स्पर्म सेल मिले और क्या बने, जायगोट बने। लेकिन अगर उस ओवम को स्पर्म सेल नहीं मिलता तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा, जो LH हार्मोन है ना, उसकी लेवल जो सर्ज बनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब वो कम होगी तो प्रोजेस्टेरॉन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, और फिर वो एंडोमेट्रियल लेयर को उस तरीके से मेंटेन नहीं रख पाएगा। तो एंडोमेट्रियल लेयर की शेडिंग होगी। क्या होगी,
शेडिंग होगी। और जब एंडोमेट्रियल लेयर शेड होती है तो उसमें जो वस्कुलरिटी हमने बढ़ाई थी, जो ब्लड सप्लाई इंक्रीज की थी, उसमें छोटे छोटे वेसल टीयर करेंगे कि नहीं, और जो टीयरिंग ऑफ द वेसल की वजह से जो शेडिंग होती है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड की शक्ल में बाहर आना शुरू हो जाती है। और जिस फीमेल के मेंस्ट्रुअल ब्लड आ जाती है, इट्स मीन शी इज नॉट प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसकी ओवम को स्पर्म सेल नहीं मिली थी, so she is not pregnant। यहां पे लिखे in the absence of fertilization, in the absence of fertilization हम क्या करेंगे, in the absence of fertilization decrease LH, result decrease progesterone, which result shedding of which layer, and menstruation start। तो जब menstruation स्टार्ट होगी तो फिर कौन सा फेज स्टार्ट होगा, फोलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा फेज, फोलिकुलर फेज। फिर वहां से दोबारा GnRH आना शुरू करेगा और फिर फोलिकल की मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग को बताता चलो, देखिए मिसाल के तौर पे अगर हम इसी को ऐसे मतलब एक डायग्राम की शक्ल में भी डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल दिस इज दी यूटरस, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल दिस इज द फीटल फॉर्म, या इसको हम यूटरस, यूटरस के दोनों साइड पे यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं। क्या होते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं। अब और से सुने, फेलोपियन ट्यूब एंड दिस कॉल्ड फंडस ऑफ द यूटरस, ये क्या है, फंडस है। अब यहाँ पे इस फेलोपियन ट्यूब के साइड पे एंड पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसको फिम्ब्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्ब्रिया। ठीक है जी। अब जो ट्यूब है ना, ट्यूब ये ऐसे पड़े हैं, और इस ट्यूब के जो बाहर है ना, बाहर इस ट्यूब का जो बाहर है वो एब्डामिन है। क्या है, तो फीमेल में जो ओवरीज होती है ना वो एब्डामिन में होती है। कहां पे, एब्डामिन। मिसाल के तौर पे यहां पे क्या चीज पड़ी है, व्हाट इज दिस, ओवरी, और इस ओवरी से क्या रिलीज होगी, एग, जिसको ओवम कहते हैं। समझ रहे क्या नहीं। वंस दिस एग इज रिलीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वंस दिस एग इज रिलीज दिस फिम्ब्रिया सिक्रीट सम केमिकल्स। फिम्ब्रिया क्या रिलीज करेगी, केमिकल, एंड दोस केमिकल हैज अ नेचुरल मैजिक टच टुवर्ड दैट ओवम। उस ओवम की तरफ उसका एक नेचुरल टच होता है, एक फीलिंग होती है, एक अट्रैक्टिविटी होती है कि वो पहचान लेती है कि ओवम आई है। तो ये फिम्ब्रिया उस ओवम को ट्यूब के अंदर लाती है। ओवम खुद मोटाइल नहीं है, ओवम के साथ फ्लैजेला या सीलिया नहीं है, बट ये मैजिक टच होती है नेचुरली कि जो फिम्ब्रिया है वो सेंस करती है कि ओवम इज कमिंग। तो ये जो ओवम है ट्यूब के अंदर लाने में किसका रोल होता है, फिम्ब्रिया। किसका रोल होता है, फिम्ब्रिया का रोल होता है। अब समझ रहे क्या नहीं, और से सुने। जैसे ये ओवम अंदर आती है ना, अंदर, तो फिर इस ट्यूब के अंदर सीलिया होती है। क्या होती है, सीलिया होती है। नाम सुने कि नहीं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड सीलिया। और सीलिया का काम बीटिंग है कि नहीं है, सीलिया का काम बीटिंग है। और इस ट्यूब के अंदर मसल्स होती है। क्या होती है, फोकस करें। अगर मैं यहां पे कंट्रैक्ट करूं ओवम के इस साइड पे, तो ओवम को जोर मिलेगी, पुश होगी कि नहीं। तो ड्यू टू रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ट्यूब एंड सीलिया मूवमेंट, फिर ट्यूब के अंदर ओवम आगे जाएगी। ओवम खुद नहीं जा रही, सिलियरी मूवमेंट की वजह से और ट्यूब कंट्रैक्शन की वजह से। पर ट्यूब के अंदर ओवम को लाया किसने है, फिम्ब्रिया ने है। ठीक है जी। अब यहां पे पॉइंट यह है कि जिस पार्ट में ओवम एंटर कर गई, ये वाली, इसका नाम है इनफंडिबुलम। कौन सा, और इस तरह आगे जाएगी, यहां तक पहुंचेगी। अब लिख के ले ले, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन इन एग्जाम, कि जिस पार्ट में ओवम पहुंचेगी उसका नाम है एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। कौन सा, एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। समझ रहे कि नहीं, कि ओवम शुड रीच टू विच पार्ट ऑफ द ट्यूब, एम्पुला। दिस इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब। ये ट्यूब का सबसे खुला पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट है। दिस इज द पार्ट वेयर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन विल बी अकर। तो एग्जाम के अंदर अगर आ जाए कि नॉर्मली फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, ट्यूब में, बट ट्यूब के अंदर एम्पुला में होती है। कहां पे, एम्पुला में होती है। ठीक है जी। अब और से सुने, मिसाल के तौर पे ये सीलिया है ना, इस तरह ये सीलिया है, तो ये बीट करेगी कि नहीं,
तो अगर हम कहें कि यार ये एस को पुश करें वापस आने के लिए, वापस ऐसा नहीं, पुश करने के बाद सिलिया रोटेट करके दोबारा पुश के लिए आती है, तो सिलिया विल मूव इन हाउ मेनी डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। ये यूनी डायरेक्शनल है कि एक दफा पुश करने के बाद फिर क्लॉकवाइज रोटेट करके दोबारा पुश करती है, ऐसे टू एंड फ्रो नहीं करती, समझ रहे कि नहीं। ये ऐसे पुश करने के बाद रोटेट करके वापस आती है, फिर पुश करती है और ओवम को आगे धकेलती है। क्लियर है। अब जब ओवम रिलीज होता है ना, ओवम और से सुने, और ये किस में आ जाती है, ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये जो ओवम है ना, ओवम, इट विल स्टे फॉर द स्पर्म। ये जो ओवम है ये स्पर्म सेल के लिए स्टे करती है, बट इसकी जो स्पर्म की तरफ अट्रैक्टिविटी है, इसकी एनर्जेटिक या एनर्जी पावर जो है 95% रिटेन होती है अगर इसको स्पर्म 24 घंटे में मिल जाए। कितने में? 24 घंटे में। इफ द स्पर्म सेल मीट विद दिस ओवम विद इन 24 आवर, 95% चांस इज देयर टू द फीमेल बिकम प्रेग्नेंट। हम इसी ओवम की बात करें, इसको स्पर्म सेल मिलती है 48 घंटे में। कितने में? मतलब एक दिन के बाद मिलता है, दूसरे दिन मिलता है, तो फिर ओवम स्पर्म की कैपेबिलिटी 70% हो जाती है। कितना कम हो जाए। और जब इसकी उम्र 72 घंटे हो जाती है, कितनी, कितने दिन, द ओवम बिकम डीजेनरेट, ओवम इज नॉट एक्सेप्ट द स्पर्म। ओवम कहते हैं कि आई डू नॉट नीड द स्पर्म, क्योंकि जो ओवम क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है। तो जितना जल्दी स्पर्म सेल मिलेगी उतना फर्टिलाइजेशन के चांसेस। अब सवाल यह है कि कपल को कैसे पता चलेगा कि हमने इंटरकोर्स कब करना है, उसके ट्रिक्स भी आप लोग को बताता हूं कि इससे फर्टिलिटी के चांसेस 100 टाइम बढ़ जाती है। क्लियर है कि नहीं। बहुत सारे कपल्स आते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास कि दे डू नॉट कंसीव आफ्टर 1 ईयर मैरिज, 2 ईयर मैरिज, और लोग फिर प्रेशराइज करते हैं, पब्लिक में एक एंजाइटी होती है। तो मतलब उनको एक्चुअली डेज का नहीं पता होता है कि कौन से उनकी फर्टाइल डेज है, कौन से सेफ डेज है, कौन से अनसेफ डेज है। समझ रहे कि नहीं। तो वी आर द डॉक्टर्स, हमें उनको समझाना है, हमें उनको काउंसल करना है अबाउट सेफ डेज वर्सेस अनसेफ डेज। वो हम डिस्कस करेंगे। हर एक फीमेल की साइकिल एक जैसी होती है कि डिफरेंट होती है, तो हर फीमेल की जो फर्टाइल विंडो है ना वो डिफरेंट होती है, लेकिन ये बात लोगों को नहीं पता होता। ठीक है ना। तो हम डिस्कस करेंगे फर्टाइल विंडो क्या होती है। ठीक है जी। जिसमें इंटरकोर्स की जाए और इससे जो फर्टिलाइजेशन की चांसेस बढ़ती है उसको हम कहते हैं फर्टाइल विंडो। क्या कहते हैं? फर्टाइल विंडो। ठीक है। एक फीमेल है, उसने ओवुलेट की है 12 तारीख को, तो उसकी ओवम ने तो 15 को खत्म होना है, ऐसा है कि नहीं। अब वो फीमेल अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स 20 तारीख को करती है तो भाई कैन शी प्रेग्नेंट? नो, देयर इज नो ओवम, देयर इज नो अपरेटस। तो इसीलिए ये चीज पहचानना कि कपल को कब मिलना है ये बहुत मैटर करता है। ठीक है ना। और वो हम इसी फिजियोलॉजी से सीखेंगे कि इसमें हम कौन सी चीज को डिस्कस करेंगे। यहां तक सब क्लियर है कि नहीं। तो जो ओवम है ना, ओवम, इसकी जो पावर है ना स्टे करने की मैक्सिमम 72 आवर तो दूर की बात है, उधर तो फिर एक्सेप्ट ही नहीं करती। कितना घंटे है? 48 आवर है। ये भी एग्जाम क्वेश्चन है कि मैक्सिमली द ओवम कैन स्टे फॉर 48 आवर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब गौर से सुने। यहां से दिस इज दी बर्थ कैनाल, जिसको वेजाइना कहते हैं। दिस इज द बर्थ कैनाल। एनीथिंग फ्रॉम द वेजाइना जो कहां पे जाएगी? यूट्रस में। इट विल पासेस थ्रू द सर्विक्स। कहां से जाएगी? सर्विक्स से जाएगी। अब इधर देखिए, मिसाल के तौर पे यूट्रस इज हाउ मेनी लेयर। अब ये जो लेयर मैं बनाने जा रहा हूं ना, ये 3 लेयर यूट्रस है। दिस इज पेरीमेट्रियम, ऐसा है कि नहीं? पेरीमेट्रियम, दैट इज, एंड दैट इज, इट इज द एंडोमेट्रियल लेयर विच होल्ड द बेबी। समझ रहे कि नहीं। अब सवाल ये है, और से सुने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एंडोमेट्रियल लेयर है ना, ये इस तरह होता है। मिसाल के तौर पे ऐसे देखे, ये लेयर एक है। लेयर क्या है? एक है। देखिए इसका ये वाला जो सरफेस है ना, ये शेडेड वाला, इट फेसेस द ल्यूमेन ऑफ द यूट्रस। ये यूट्रस की ल्यूमेन की तरफ है। और ये वाला जो सरफेस है ना, ये किसकी तरफ है? मायोमेट्रियम की तरफ है, ऐसा है कि नहीं। तो एंडोमेट्रियल लेयर का वो पार्ट जो किसकी तरफ है? यूट्रस की ल्यूमेन की तरफ है, उसको फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल लेयर। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास क्या है? फंक्शनल लेयर है। और जो फंक्शनल लेयर है इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ठीक है जी। अब इसका एक लेयर और भी है। कौन सा लेयर था? जो किस की तरफ है? मायोमेट्रियम, उसको बेसल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं?
बेसल लेयर। इसका मतलब ये है कि ये जो लेयर है ना ये वाला, दैट इज कॉल्ड बेसल लेयर ऑफ विच वन, आंसर इज एंडोमेट्रियम। यहां तक क्लियर है जी। सो आज के बाद एंडोमेट्रियम को याद रखें मजीद डिवाइड करते हैं कितने लेयर में, 2 लेयर में, फंक्शनल लेयर एंड बेसल लेयर में। अब सवाल ये है फिर इन दोनों में से कौन सा लेयर है जो बेबी को होल्ड करेगी, फंक्शनल लेयर जो ल्यूमिन की तरफ है। और उस लेयर के अंदर, फंक्शनल लेयर के अंदर प्रोजेस्टेरॉन जो है वस्कुलरिटी बढ़ाती है, उसको थिक बनाती है, उसको वस्कुलराइज कर, प्रिपरेशन इधर ही होती है। अगर ओवम को 48 घंटे में स्पर्म सेल नहीं मिलती तो फिर ये प्रिपरेशन रहेगी कि जाया हो जाएगी, जाया हो जाएगी। तो हम कहते हैं शेडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में किसकी होती है, एंडोमेट्रियम, बट नॉट ऑल एंडोमेट्रियम, फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। ये भी एग्जाम में आता है। फंक्शनल लेयर, बेसल लेयर विल प्रोवाइड द बेस फॉर दैट लेयर टू रिपेयर अगेन। अब ये किस सेल से बनी है, एपिथेलियल से, और जब एपिथेलियल सेल लॉस होगी इट हैज द एबिलिटी ऑफ रिपेयर, तो ये फिर नेक्स्ट 10 से 14 दिन में दोबारा रिपेयर हो जाएगी। आप समझ रहे कि नहीं, और नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर रेडी हो जाएगी। तो पूरा एंडोमेट्रियल सेल शेड नहीं करती, सिर्फ एंडोमेट्रियम का कौन सा लेयर, फंक्शनल लेयर शेड करती है। अब समझ गए कि नहीं, और ये फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए अपने आप को रिपेयर करती है। अब इधर देखें, यहां तक क्लियर है कि नहीं, ओके। अब गौर से इस पे मैं इसके टाइम लगा रहा हूं, इसी के ऊपर आगे तकरीबन 15-20 डिजीज हम पढ़ेंगे आसानी के साथ, इसी के साथ ही लिंक करती है। हमें डिजीज क्यों समझते, हमें फिजियोलॉजी समझ नहीं आती। इफ यू नो द फिजियो डिजीज वेरी इजी, ठीक है ना। अब सवाल ये है, अब फीमेल डू सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो जो स्पर्म सेल है, लेकिन इसमें शर्त यह हो कि प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ना हो, लाइक इसमें बैरियर मेथड इस्तेमाल ना हो, ओसीपीज इस्तेमाल ना हो, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के ऑनसेट को रोकती है। वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, वो हम अलग डिस्कस करेंगे गायनी में। हम कहते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, क्या हो, अनप्रोटेक्टेड, नंबर 1। दूसरी बात, और एक और चीज मैं क्लियर करूं, अगर कपल्स आते हैं वो कहते हैं कि जनाब उनके बच्चे नहीं पैदा होते, और वो कहते हैं कि इनकी शादी को या वैसे आपस में रहने को तकरीबन 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, तो ये इनफर्टिलिटी के बैनर में नहीं आते। ये गौर से सुने, अगर एक कपल है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करे और साइकोलॉजिकली दोनों स्ट्रेस में ना हो, और उस पर टाइम गुजर जाए मिनिमम 1 साल, फिर भी उसके बच्चे ना हो, तो उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इनफर्टिलिटी की बैनर में एक तो सेक्सुअल इंटरकोर्स अनप्रोटेक्ट होना चाहिए, और कितना टाइम, 1 ईयर का टाइम होना चाहिए, तब इसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। बट पब्लिक कहां छोड़ती है, फिर लोग 3 महीने 4 महीने के बाद आते हैं, कहते नहीं, आप उनको समझाए भी तो वो नहीं मानते। बट यही फैक्ट है कि इनफर्टिलिटी 12 महीने के बाद स्टार्ट होती है। क्लियर है कि नहीं। और अगर आप लोग CK2 बुक उठा कर देखे या USMLE बुक देखे, तो उसमें कहते हैं कि अगर कपल्स है ना, 100 कपल्स है और सारे प्रेगनेंसी की प्लान करते हैं और 1 साल में बार बार वो मिलते हैं, तो 87% चांस है कि कपल्स वो प्रेग्नेंट हो जाएं। सिर्फ कितना परसेंट ना हो, 13%। लेकिन आजकल पाकिस्तान में पब्लिक में जाए तो 100 में से 87 को नहीं होती, 13 को हो जाती है। क्यों, साइकेट्रिक इशू, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इट्स ऑल अबाउट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज के अंदर मैटर करती है। तो कहने का मतलब यह है कि इनफर्टिलिटी इज अनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, वो नहीं है। अनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज नॉट इनफर्टिलिटी, इट इज फॉर 1 ईयर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो यहां पे अगर एक फीमेल है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो स्पर्म सेल विल गोज इनसाइड, हाँ जी। अब यहां पे सर्विक्स से जब ये पास होगी ना, ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर इजाकुलेशन मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल जाती है। और ये जो वजाना है ना, इसके अंदर एक एंजाइम, उसका नाम है वजाइनल कोआगुलेज। कौन सा, वजाइनल कोआगुलेज, वो स्पर्म सेल को कोआगुलेट करती है। कहते मिलियंस में हो तो हजारों में ऊपर जाओ, मिलियंस में ना जाओ। बहुत सारे स्पर्म सेल उसको वो कोआगुलेट करती है, उनको छोड़ती है जो ऊपर जाने के काबिल होते हैं। दे आर मोटाइल, क्या होती है, मोटाइल होती है। दे आर एनर्जेटिक, समझ रहे कि नहीं। एक होता है स्पर्म सेल पैदा ना होना, एस्पर्मिया, क्या है, एस्पर्मिया। एक होता है स्पर्म सेल है बट कम है, ओलिगोस्पर्मिया है, क्या है, स्पर्म सेल है, पूरे है, मिलियंस में है, बट वो मोटाइल नहीं है, एजूस्पर्मिया, क्या है, एजूस्पर्मिया। स्पर्म सेल है बट उसकी शेप खराब है, डिसमॉर्फोस्पर्मिया, समझ रहे कि नहीं। तो स्पर्म सेल काउंट हर एक में ठीक होता है,
बट या तो स्पर्म मोटिलिटी का इशू होता है या स्पर्म मैच्योरेशन का इशू होता है। क्लियर है? और ये हमें कब पता चलता है? सीमन एनालिसिस के अंदर। कौन सा? सीमन एनालिसिस। अब सवाल ये है कि जो स्पर्म सेल ऊपर जाते हैं ना, ऊपर, तो ये असेंडिंग मूवमेंट है क्या डिसेंडिंग? असेंडिंग, ऊपर जाना है तो विच ट्रांसपोर्ट, एक्टिव के पैसिव? एक्टिव, एंड दैट रिक्वायर्ड एनर्जी। इसलिए स्पर्म सेल को अल्लाह ने फ्लैजिलेटेड बनाए हैं। स्पर्म के साथ फ्लैजिला है, स्पर्म के साथ। लेकिन जो ओवम है वो तो एब्डामिन से नीचे जा रही है, एब्डामिन से ट्यूब में आ रही है। जैसे कोई चीज ऊपर से आप छोड़ के नीचे फेंके तो वो डिसेंडिंग में जा रही, तो पैसिव के एक्टिव? पैसिव। रिक्वायर्ड एनर्जी और नॉट एनर्जी? इसलिए ओवम को अल्लाह ने बगैर पाँव, बगैर मोटिलिटी पैदा किया, वो पैसिवली जा रही है। तो ओवम इज पैसिवली गोइंग बट स्पर्म इज एक्टिवली कमिंग। तो एक्टिवली कमिंग के लिए स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, यूट्रस कंट्रैक्शन प्रोवाइड करती है और फ्लैजिला प्रोवाइड करती है, ये सारी। और फ्रक्टोज प्रोवाइड करती है। कौन सी? फ्रक्टोज। ये नाम सुने कि नहीं? फ्रक्टोज प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म सेल। अब ये जो स्पर्म है ना, ये अगर ये आ जाए ना यहाँ पे, गौर से सुने, तो जब ये मीट कर जाए किस चीज को? ओवम, तो उसकी रिजल्ट में जायगोट बनेगी कि नहीं? इसको हम फिर क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। दैट इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ मेल स्पर्म विद फीमेल ओवम इन द एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसको हम फर्टिलाइजेशन। अब सवाल ये है कि स्पर्म मिलियंस में थे, वजाइना से थोड़ा सा ऊपर जाए सर्विक्स में हजारों में रह जाते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाए हंड्रेड में रह जाते हैं, ट्यूब में जाए तो कुछ नंबर्स में रह जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर दो स्पर्म है ना, दो, और वो एक स्पर्म जैसे ही ओवम को टच करेगी ना, ओवम को, ओवम कहां से आती? ग्रेपियन फॉलिकल से आई थी। और जब वो निकलने वाली थी तो कुछ कोलमस ऊपर सेल्स ओवम के साथ भी आए होते हैं, जो जोना पेलोसिडा के सेल्स होते हैं। ऐसा है कि नहीं? तो एक स्पर्म सेल जैसे जोना पेलोसिडा को हेड करती है ना, so the other zona pellucida become resistant for the further cells, for the further sperm। तो जोना पेलोसिडा का काम यह है कि एक स्पर्म की एंट्री के बाद दूसरे स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करना। दैट इज गुड और बैड? गुड वन। बट आप कहेंगे कि बास तो ट्विन्स भी हो जाते हैं, मोनोजाइगोट एक ट्विन, डाइजाइगोट एक ट्विन, वो हम फिर अलग, वो एक्सेप्शन है, वो हम अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। बट जोना पेलोसिडा का नॉर्मल काम एक स्पर्म एंट्री के बाद दूसरे को प्रिवेंट करना है, रोकना है। अब इधर देखे, अगर यहाँ पे जायगोट बनेगी, जायगोट, इधर देखे जायगोट, हाँ जी, ये जो जायगोट है ना, इसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएगी। इसको क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोगों ने मोरूला, ब्लास्टूला ये नाम सुने कि नहीं? जो क्लीवेज होगी ना, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी नहीं। अब सवाल ये है, अगर ये ओवम पड़ी थी ना, लेकिन जो स्पर्म सेल है वो इसको ना मिली। अब कपल्स है, कपल्स को विंडो भी पता है कि कब सेक्सुअल इंटरकोर्स करनी है, बट जो मेल है उसमें प्रीमेच्योर इजाकुलेशन है। क्या है? प्रीमेच्योर। बिफोर एंट्री टू वेजाइना ही इजाकुलेट। कैन द स्पर्म विल रीच देयर? नो। इफ द स्पर्म इज नॉट मोटाइल, कैन दे रीच देयर? नो। समझ रहे कि नहीं? तो सवाल यह है, द ओवम इज देयर बट द स्पर्म सेल इज नॉट रीचिंग देयर। तो ओवम को स्पर्म सेल नहीं मिलेगी, जायगोटो नहीं बनेगी। जब नहीं बनेगी, जो प्रिपरेशन हुई थी यहाँ पे वो रहेगी कि शेड करेगी? शेड करेगी। और जब यहाँ पे जो प्रिपरेशन शेड करेगी वो ब्लीडिंग की शक्ल में बाहर आएगी कि नहीं? एंड दैट विल स्टार्ट द मेंस्ट्रुएशन, और वो फोलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी? फोलिकुलर फेज। अब सवाल यह है कि अगर ये स्पर्म सेल किसको मिल जाती है? ओवम को, तो क्या बनेगी? जायगोट। तो जो जायगोट है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएगी, और वो चेंजेस यूं होगी कि यहां से जो स्ट्रक्चर बनेगी क्लीवेज, वो किसकी तरफ आना शुरू करेगी? तकरीबन 11 दिन के बाद। कितने? 10 to 11 डेज। 11 डेज के बाद फर्टिलाइजेशन के, और से सुनने वाली बातें हैं, जो यहां पे स्ट्रक्चर आई है ना ऐसे, वो हमें इस तरह दिखती है। अब ये वो स्ट्रक्चर है जो क्लीवेज में चेंजेस आने के बाद बनी है कि नहीं? और ये किसके रिजल्ट में बनी है? अब देखें, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको ब्लास्टूला कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं? इधर गौर से सुने। इस स्ट्रक्चर को, मतलब फर्टिलाइजेशन के 10 दिन के बाद यूट्रस को जो चीज मिलती है ना, वो इस तरह दिखती है। तो इसके अंदर ये कुछ अंदर सेल है कि नहीं? इनर सेल मास। कौन सा? और ये बाहर है के अंदर है? बाहर है। साइटोट्रोपोब्लास्ट, इसको ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं?
तो आप लोग कहेंगे कि आफ्टर द 10 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन द स्ट्रक्चर विच इज रीचेस टू द यूट्रस विल हैव हाउ मेनी लेयर? 2, ट्रोपोब्लास्ट, इनर सेल मास। क्लियर है? अब मुझे बताएं इस स्ट्रक्चर ने किसको अटैच होना है? एंडोमीट्रियम। कौन से लेयर को? फंक्शनल लेयर को। अब ये जब यहां पे जाके अटैच करेगी तो इस स्ट्रक्चर का पहले ये वाला लेयर अटैच होगा कि ये वाला? सारे क्या कहते हैं? माइंड। ओके, एक मिसाल के तौर पे मैंने ऐसे किया है और मेरे अंदर कोई चीज पड़ी है, मैं जाके उस दीवार के साथ मिलता हूं तो मेरा बाहर वाला पार्ट पहले मिलेगा कि अंदर? बाहर, क्योंकि बाहर से आप अटैच होंगे ना। तो विच लेयर विल अटैच टू एंडोमीट्रियम? तो जो ट्रोपोब्लास्ट है ना, जब ये एंडोमीट्रियम के साथ इस तरह अटैच करेगी ना, इस तरह अटैच करेगी, तो दैट विल बी गिव स्टिमुलस टू द इनर सेल मास और ये प्रोलिफरेट करना शुरू करेगी। तो पता है ये इनर सेल मास जब प्रोलिफरेट करना शुरू करेगी तो इससे कुछ हफ्तों के बाद क्या बनेगी? एम्ब्रियो। ये फीटस में कन्वर्ट होगी। किसमें? फीटस। तो इधर से फीटस बन गया और एंडोमीट्रियम तो मां की तरफ है, तो फीटस और एंडोमीट्रियम का कनेक्शन किसने कराया था? ये प्लेसेंटा बनेगी। क्या बनेगी? प्लेसेंटा, जो मदर और फीटस के दरमियान कनेक्शन होता है, फीटो मैटरनल कनेक्शन। तो ये भी क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा कम फ्रॉम विच सेल? ट्रोपोब्लास्ट। कहां से? ट्रोपोब्लास्ट। अब जैसे ही ये टिश्यू बनेगी ना, शाबाश, जिस दिन एक फीमेल की मेंसेस आनी थी और वो ना आए, मेंसेस आनी थी वो ना आए, जब मेंसेस ना आए तो इसका मतलब कि जायगोट बनी है कि नहीं? तो उस मेंसेस आने के दिन से लेके कितने दिनों बाद? 10 दिनों बाद। कितने? 10 दिनों बाद क्या बनेगी? और ये बी टाइप सीजी बनेगी। क्या बनेगी? इसलिए फीमेल को बताया जाता है कि जब भी आपकी मेंसेस ना आए तो उसके 10 दिन बाद यूरिन में क्या चेक करें? अगर वो पॉजिटिव है देन यू विल बी प्रेग्नेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? इसका मतलब ये है क्योंकि जो बीटा HCG है इनिशियली अपेयर इन यूरिन, इनिशियल अपेयर इन यूरिन। बॉस फीमेल क्या करती है पता है? वो एक्साइट होती है ना, वो कहती है कि यार दे वांट टू बी प्रेग्नेंट आफ्टर द कपल मैरिजेस। वो जैसे ही उसकी मेंसेस नहीं आती, मिसाल 12 तारीख को उसकी मेंसेस आनी थी, हाँ जी, और उसकी ना आए, तो वो 15 दिन को जाके यूरिन में क्या करती है? स्ट्रेप पे क्या चेक करती है? बीटा HCG। तो वो नेगेटिव आती है, नेगेटिव, तो वो साइकोलॉजिकली हार मानती है कि शी कैन नॉट बी प्रेग्नेंट। समझ रहे कि नहीं? इसको कहते हैं सूडो या फॉल्स नेगेटिव। क्या कहते हैं? क्योंकि यार 12 से 15 में तो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बट इट शुड बी अ प्योर मोर इफ इट विल टेक हाउ मेनी डेज? 10 डेज। तो 10 दिन से पहले अगर फीमेल करेगी तो इतना प्लेसेंटल टिश्यू नहीं बनी होगी कि वो क्या बना सके? बीटा HCG। तो शी विल बी प्रेग्नेंट, बट उसको ऐसा लगे कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। इसलिए बेस्ट टाइम यह है कि कितने दिन बाद की जाए? 10 डेज के बाद की जाए, ठीक है? तो अगर फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पे बीटा HCG आई तो शी विल बी प्रेग्नेंट। बट अगर मिसाल के तौर पे जायगोट नहीं बनेगी तो जो प्रिपरेशन हुई होगी वो खत्म हो जाएगी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी? और आखिर में 2 पॉइंट्स लास्ट। माय क्वेश्चन इज कि द यूनियन ऑफ मेल स्पर्म विद फीमेल ओवम इज कॉल्ड वेरी गुड फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड। फिर जायगोट बनने के बाद 11 या 10 दिन के बाद जो क्या बनेगी? ब्लास्टोसिस्ट। इसका अटैच होना किसके साथ? वेरी गुड, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसको क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के बाद जो है ना हमें बीटा HCG करना होता है। क्या करना होता है? और कभी कभार पता है क्या होता है? ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं और ये पेशेंट बताती है कि 12 दिन को एक फीमेल की मेंसेस आनी थी, आज 18वां दिन है, 18 डेट है, 20 डेट है, उसके मेंसेस तो नहीं आई। तो गौर से सुने, मेंसेस 3-4 दिन आगे पीछे भी हो सकती है, बट अगर 1 हफ्ते तक नहीं आई ना तो वो फिर साइन ऑफ क्या है? प्रेगनेंसी है। बट अगर उसको 12 दिन के बाद 22वें दिन पे, कौन सा है? 22वें, कितने दिन बाद? 10 दिन बाद वजाइना से ब्लीडिंग के 2-3 कतरे आए, तो ऐसा सोचेगी कि उसकी मेंसेस अब दोबारा आ गई है, बट वो मेंसेस नहीं होती है साइन ऑफ इम्प्लांटेशन। क्योंकि जब ट्रोपोब्लास्ट एंडोमीट्रियम को इन्वेड करती है तो थोड़े बहुत वेसल क्या करती है? टीयर करती है, जो एक वजाइना ब्लीड की शक्ल में भी आ सकती है। तो मिस पीरियड के 10 दिन बाद 1-2 कतरे वजाइना से आना, इट इज अ साइन ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, इट इज अ साइन ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन।
तो फीमेल को बीटा HCG करना चाहिए, वो प्रेग्नेंट है। ऐसा नहीं कि वो ये सोचे कि वो क्या है, उसकी दोबारा मेंसेस आई है, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स टू पीपल नो। अब सवाल ये है, और से सुने मेरा सवाल, फर्टिलाइजेशन अकर इन विच पार्ट? एम्पुला। इम्प्लांटेशन अकर इन द यूट्रस। कहां पे? विच लेयर? एंडोमेट्रियम। अपर पार्ट के लोअर पार्ट? अपर। अगर सेम एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन किधर हो जाए तो प्लेसेंटा नॉर्मल बनेगी, उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। देख इसी से तो गाय नहीं निकलती है। अब इधर प्लेसेंटा बनेगी तो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? हाँ सारे बोले ना, इधर बनेगी तो क्या है। लेकिन इस प्लेसेंटा को यूट्रस से रिमूव कब होना पड़ेगा? जब बच्चा पैदा हो जाए, आफ्टर द बर्थ के बिफोर। लेकिन एक माँ 5 महीने की प्रेग्नेंट है, सॉरी 4 महीने की प्रेग्नेंट है, उसकी ट्रोमा हो जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लग जाए और वजाइना से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, क्यों? जो नॉर्मली अटैच प्लेसेंटा थी वो टाइम से पहले, इसको एब्रप्शो प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्रप्शो प्लेसेंटा। एब्रप्शो प्लेसेंटा प्रीमेच्योर सेपरेशन है, और प्लेसेंटा प्रीवियस स्टार्ट फॉर पी पर पोजीशन डिफेक्ट है, वो लोअर पार्ट में बनता है। ठीक है जी, विल डिस्कस इट। देख कितना आसान हो गया, एक ही टॉपिक से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। बट लास्ट में याद रखे कि फर्टिलाइजेशन अकर इन विच पार्ट? एम्पुला। सारे बोले लास्ट में कौन सा? और इम्प्लांटेशन अकर इन दी यूट्रस। अपर पार्ट के लोअर पार्ट? वेरी गुड। बास फीमेल में फर्टिलाइजेशन अकर इन दो नहीं, एम्पुला। कहां पे? तो नॉर्मल और एबनॉर्मल? नहीं ना, फर्टिलाइजेशन अकर इन द एम्पुला। लिखना बंद करे, इधर फोकस करे। लास्ट 2 बातें बता रहा हूं, खत्म कर दे। इम्प्लांटेशन नॉर्मल फीमेल में अकर इन द एम्पुला, और नॉर्मल फीमेल में, नॉर्मल प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन अकर इन यूट्रस। अपर पार्ट के लोअर पार्ट? अपर पार्ट। बट मैं कहता हूं बास फीमेल की जो फर्टिलाइजेशन है वो भी कहां पे होती है? एम्पुला। कहां पे? तो उसके बाद जायगोट में जो चेंजेस आएगी ब्लास्टोसिस्ट पर, वो किधर जाना चाहिए? लेकिन वो ब्लास्टोसिस्ट एम्पुला में बिल्ड होना शुरू हो जाता है, वो हरकत नहीं करता। तो इम्प्लांटेशन भी कई हो जाती है। इम्प्लांटेशन जो यूट्रस में होनी थी 10 दिन के बाद, वो भी किधर हो जाती है? एम्पुला। तो एक जगह पे कितनी प्रोसेस हो गई? 2। कौन कौन सी? एंड तो प्रेगनेंसी विल बी नॉर्मल और एबनॉर्मल? दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इम्प्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब में हुई है उससे भी प्लेसेंटा टिश्यू तो बनेगी कि नहीं, बट इतनी नहीं बनेगी जितनी कहां पे बननी चाहिए? यूट्रस में। तो एक फीमेल आएगी, डॉक्टर साहब मुझे लोअर एब्डामेन पेन है, क्योंकि ट्यूब में जब बच्चे की टिश्यू बढ़ेगी तो ट्यूब स्ट्रेच होगा कि नहीं, क्रिएट लॉट ऑफ पेन होगी। और आप बीटा क्या करेंगे? क्योंकि वो ये कहेगी ना कि उसने प्रेगनेंसी की प्लान की थी और उसकी पीरियड क्या हुए थे? मेस। तो आप क्या कहेंगे? उसको प्रेगनेंसी तो है, तो क्या चेक करेंगे? बीटा। तो वो भी क्या मिलेगी? फिर आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको यूट्रस में कुछ भी नहीं मिलेगा, एम्प्टी यूट्रस। क्योंकि जो बच्चा है, जो फीटल टिश्यू है, वो तो यूट्रस में नहीं बन रही, कहां पे बन रही है? ट्यूब में। सो दैट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल? दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो हम ऐसा ड्रग देंगे जिस पे बच्चे के जो टिश्यूज बननी थी उसको क्या करे? जाया करे। मेथोट्रेक्सेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। कौन सा? मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट ये एंटी कैंसर भी है, फोलिक एसिड को ब्लॉक करके डीएनए को डैमेज करता है ताकि मजीद सेल ना बने। और अगर मिसाल के तौर पे, और बच्चे की जो टिश्यू बनी होती है उसको कहते हैं पीओसी, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। कौन सा? प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके ना।